नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास अंक में। दर्शकों, हम आज की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन हमारा ये सशक्तिकरण सार्थक तभी होगा जब हम किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं होंगी, जब हमें दहेज के लिए जलाया नहीं जाएगा, जब हमें बेचा नहीं जाएगा, ना ही कन्या भ्रूण हत्या होगी और ना ही कोई बेटी शिक्षा से वंचित रहेगी। तो सशक्तिकरण का ये जो सफर हमने तय किया है, क्या कुछ इसमें हमने पाया है, क्या कुछ पाना शेष है और आने वाली चुनौती से किस प्रकार से निपटा जाए, इन्हीं तमाम बिंदुओं पे आज हम हमारे आमंत्रित मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। और हमारी आज का विषय है नारी शिक्षा एवं उनके अधिकार। तो आइए हम आपको हमारे आज के मेहमानों से परिचित करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान जी और हैं हमारे साथ उप पुलिस अधीक्षक जगदलपुर अपूर्वा सिंह छत्री जी। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारती जी, मैं आपसे ये सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा और सशक्तिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। शिक्षा और सशक्तिकरण, सशक्तिकरण वो होता है जो समाज में कोई पिछड़ा तबका हो या कोई ऐसा वर्ग हो जिसे कि आप सशक्त करना चाहते हैं, उसे एम्पावर करना चाहते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि ना केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव लाता है, बल्कि उसके विचारों में आधुनिकता लाता है, नई चीजें ग्रहण करने की शक्ति लाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है उन सामाजिक परिवर्तनों को जब ग्रहण करता है और उसके द्वारा अपना सशक्तिकरण करता है, आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही प्रगति होती है। और हमारे देश में या हमारे विश्व में कहा जाए कि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। तो महिलाएं ही वो आधी आबादी हैं जो कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले पिछड़ी हुई हैं, बल्कि अन्य अधिकारों के मामले में भी पुरुषों से पीछे हैं। तो आज के समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है नारी सशक्तिकरण। तो नारी सशक्तिकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है या जो टूल है वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा भारती जी आपने। अपूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप फील्ड पे जाते हो तो बस्तर की महिलाओं को यदि हम विकास की दौड़ पे नंबर देना चाहें तो आप किस स्थिति में बस्तर की महिलाओं को देखती हैं? बस्तर की महिलाओं की स्थिति अब बहुत अच्छी हुई है जी। अब जब हम फील्ड पे जाते हैं तब हम देखते हैं कि बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधर गया है जी। और महिलाएं सशक्त भी हुई हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी भी है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो थाने में महिलाएं, अगर उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है या उन्हें कुछ समस्या है तो महिलाएं थाने आती हैं। महिलाएं जो उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को समझती हैं, उनका लाभ ले रही हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बस्तर की महिलाएं आज विकास के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे बस्तर में बालिका शिक्षा की स्थिति क्या है? बस्तर में मैं कहना चाहूंगी कि हमारा बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि कभी बेटी और बेटे का विभेद नहीं हुआ जी। और हम देखते हैं कि बाकी हमारे जो भारत देश है उसके मुकाबले हमारे यहाँ जो जेंडर पेयरिंग इंडेक्स जो है, जो बालिका के जो और बालकों का जो अनुपात है वो अन्य क्षेत्रों से काफी अधिक है। और हमारे जो बस्तर अंचल की विशेषता वो ये है कि यहाँ पर सभी कार्यों में महिलाएं और पुरुष बराबरी से काम करते हैं। किंतु ये मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी बालिकाएं हैं वो जो माता पिता के अंधविश्वासों के कारण या निर्धनता के कारण, जो कि बच्चों को या अपने परिवार के जो छोटे बालक हैं उनकी देखरेख करना या माता के रसोई में सहयोग करना, इन सभी कारणों से वे शिक्षा के क्षेत्र में या शाला जाने में वो असमर्थ रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। और ऐसे कई कार्य हैं जो कि हमारे बस्तर की बेटियां बढ़ चढ़ के कर सकती हैं, तो वो अगर शिक्षा ग्रहण करेंगी तो और आगे बढ़ पाएंगी। जी हाँ जी, बहुत अच्छा कहा आपने भारती जी। कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग शिक्षा बेटियों की शिक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है जी। अपूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनकी दर्ज संख्या हमें ये बताती है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या अभी भी ग्रामीण अंचलों में महिलाओं में जागरूकता की कमी आप देखते हैं? अंदरूनी क्षेत्रों में या कह सकते हैं जहाँ पर अभी महिलाएं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव तो है, पर अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो निश्चित रूप से वो जागरूक होंगी। और जो महिलाएं शिक्षित हैं
उन्हें अपने अधिकारों के बारे में और जागरूकता है और वो अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग कर रही हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो जागरूकता है ये कहीं ना कहीं अब आ रही है और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। जी, भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बालिका शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो व्यवधान आते हैं ये क्यों आते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा है जी। ये बालिका शिक्षा में ही व्यवधान क्यों? जी, ये ऐसा होता है कि जो हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है आज, उसमें हमारे जैसे क्षेत्र में जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ पे कई पेरेंट्स या कई पालक ऐसे हैं जो कि स्वयं एक पीढ़ी है जो कि 5वीं या 8वीं तक पढ़े हुए हैं या बिल्कुल ही निरक्षर हैं। तो अब जो हमारे जो उनके बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए वो उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं। और विशेषकर जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक हेल्प चाहिए या अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों को बड़ा करने के लिए जो उनको हेल्प चाहिए, और बाकी जो उनके जो कृषि जैसे कि मुख्य कार्य है, तो कृषि में उनको जो कृषि कार्य में जो हेल्प चाहिए, तो लड़कियां खेत में आपने देखा होगा कि धान का रोपा लगाती हैं, आपने देखा होगा कि लड़कियां घर के काम कर रही हैं, कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी वो भाग ले रही हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों में बशर्ते बच्चे जाएं, हमारी बालिकाएं जाएं, परंतु उनके जो शिक्षा है उसके लिए पेरेंट्स को, समाज को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो आधी आबादी, हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, तो वो ना केवल ये जानेंगे कि आगे उनके लिए जो उनके जो करियर ऑप्शंस हैं, मतलब कि जो उनके आगे उनको जो अपने रोजगार की दिशा है, ना केवल वो मिल सकेगी और जिससे वो देश की प्रगति में भी भागीदार बन सकेंगे। जी, निश्चित तौर पे कहने का यही अर्थ है कि बेटियां भी परिवार के हर एक कार्य में वो भागीदार हों, मगर अपनी शिक्षा पे वो किसी भी प्रकार का कोई आंच ना आने दें। जी बिल्कुल। जी, अपूर्वा जी, मैं इसी से जुड़ा आपसे सवाल करना चाहूँगी कि परिवार पहले ही हम महिलाओं के लिए हमारा कार्य क्षेत्र, तो ऐसे में ये भी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि हम महिलाओं के लिए पुलिस विभाग अनुचित है। लेकिन इस प्रश्न को करारा जवाब तब मिलता है जब आप जैसी नारी शक्ति खाकी वर्दी धारण करके अपने फील्ड पे उतरती हैं। तो क्या हम इस बात को सच मान सकते हैं कि हम महिलाओं के लिए पुलिस विभाग उचित नहीं है? मैं बिल्कुल भी यह नहीं मानती कि महिलाओं के लिए पुलिस विभाग उचित नहीं है। अब जब महिलाएं हर पथ पर आगे हैं और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के बराबर हैं, तो ऐसा कोई भी विभाग या कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं आ सकती। और उसी तरीके से पुलिस विभाग में महिलाएं पहले की तुलना में अब बहुत अधिक संख्या में हैं। हम देखें तो हर रैंक पे महिला पुलिस अधिकारी हैं, हर क्षेत्र में हैं और वो अपना कर्तव्यों का निर्वहन बहुत बखूबी निभा रही हैं। जी, तो जो बेटियां चाहती हैं कि वो पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देना, वो माता पिता को बिल्कुल ये समझना चाहिए कि ये विभाग भी बाकी विभाग की तरह उनकी बेटियों के लिए उचित ही है। जी हाँ, भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेटियों की शिक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए शासन की क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं? शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, न केवल बालिकाओं के लिए बल्कि समस्त समुदाय के लिए, जिसमें कि मैं सबसे प्रमुख रूप से नाम गिनाना चाहूंगी, जैसे कि निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। वो समान रूप से हमारी जो बालिकाएं हैं, बालक हैं, सभी को पाठ्य पुस्तक जो है निशुल्क मिलती है। विद्यालय में पढ़ाई भी निशुल्क होती है। इसके साथ ही गणवेश जो है, जो शाला की पोशाक है, वो भी समस्त बच्चों में पहली से 8वीं तक के निशुल्क बांटी जाती है। इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन योजना है और सबसे बेहतरीन योजना जो है वो है सरस्वती साइकिल योजना, जिसमें कक्षा 9वीं की जो बालिकाएं हैं वो उनको साइकिल प्रदान की जाती है, जिससे कि अगर उनकी जो बसाहट है या कहना चाहिए उनका गांव है वो अगर शाला से दूर है तो वो साइकिल पर भी आ सकें, किंतु वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकें। इसी तरह से एक योजना है जिसको रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना कहा जाता है, जिसके माध्यम से आजकल बालिकाओं को कराटे और शारीरिक सौष्ठव और जो प्रतिरक्षा करने के जो गुण हैं वो सिखाए जाते हैं, जिससे कि बालिकाएं अपने को किसी ऐसी परिस्थिति में, किसी विपरीत परिस्थिति में निस्सहाय ना समझें, बल्कि वो आगे बढ़ें और सामने वाले जो भी उनको अगर ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके ऊपर वो करारा जवाब दे सके। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जिसमें कि शाला त्यागी या ऐसी बालिकाएं जो कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी हो, उनको एडमिशन दिया जाता है और उनको समस्त सुविधाएं वहां दी जाती हैं और उनको पाठ्यक्रम, उनको 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कराई जाती है और इसके पश्चात उनको
12वीं तक भी पढ़ाई उसी कस्तूरबा गांधी में आजकल इसको उन्नयन कर दिया गया है, तो उसके माध्यम से पूरी कराई जाती है। तो इसके माध्यम से हमारी बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं और इसका प्रतिसाद हमें अच्छा मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित है। आवश्यकता है तो अब बस हमारी बेटियों को घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने की। जी, इसी तरह मैं अपूर्वा जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके विभाग में महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? जी, पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसी संदर्भ में एक अभिव्यक्ति ऐप है जिसे प्रारंभ किया गया है। अभिव्यक्ति ऐप बहुत ही सरल तरीका है, महिलाएं बिना थाना आए अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। इसे कोई भी महिला या बेटी अपने मोबाइल पर इजीली डाउनलोड कर सकती हैं। हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर जैसे अन्य ऐप को डाउनलोड करते हैं उसी तरह अभिव्यक्ति ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो बिना थाना आए, आप बिना किसी को फ़ोन किए अपना शिकायत या अपना मैसेज उसमें टाइप करके सिर्फ हमें भेज सकते हैं और पुलिस खुद उस बच्ची से, महिला से संपर्क करेंगी और उसकी समस्या का समाधान एक समय सीमा में करती है। जी। इसके अलावा ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना प्रारंभ की गई है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है महिलाओं, विशेषकर बेटियों की सुरक्षा, उनका सम्मान और उन्हें सुविधा मुहैया कराना। इस अभियान के अंतर्गत जो स्कूली छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उन स्कूल जहां पढ़ती हैं उन स्कूलों के बाहर लगातार महिलाओं और पुरुष पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। इसके अलावा हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर बच्चियों को जागरूक करेंगे, उन्हें गुड टच, बैड टच और उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराएंगे। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपूर्वा जी। तो आपने अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया। ये एक ऐसा ऐप है जहां हम थाना पहुंचे बिना भी अपनी समस्या मोबाइल पे ही दर्ज करा सकते हैं। तो जब ये हम दर्ज कराते हैं अपनी समस्या, तो इसका निराकरण कितनी जल्दी होता है? मतलब हमें क्या पता चलेगा कि हमारी समस्या आप तक पहुंची है? जी, जिस भी पीड़ित ने या पीड़िता ने अपना शिकायत दर्ज करवाया है अभिव्यक्ति ऐप में, उस ऐप में ही वो उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर सकती हैं। जैसे ही वो शिकायत दर्ज कराती हैं, शिकायत संबंधित थाने को भेज दिया जाता है। जब शिकायत थाने को प्राप्त होता है तो ये मैंडेटरी है कि थाने को उसका निराकरण 15 दिवस के भीतर करना होता है। तो 15 दिवस के अंदर जो महिला है, पीड़िता है, वो ऐप के माध्यम से उसका कंप्लायंस देख सकती हैं कि उसका निराकरण किस तरीके से हुआ है। मतलब हम ऐप के माध्यम से अपने किए गए शिकायत की पूरे विवरण भी देख सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है अपूर्वा जी। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बातें कर रहे हैं शिक्षा से सशक्तिकरण की, तो शिक्षा हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। जी, शिक्षा हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। व्यक्ति जब तक साइलेंट है या कुछ बोल नहीं रहा है तो या जान नहीं रहा है, एक अंधकार में है, तो उसे पता ही नहीं है कि इस समाज में उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य भी है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो दूसरे के अधिकारों का संरक्षण भी करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अधिकार हैं हमारे, वो शिक्षा से हमें पता चलते हैं कि क्या हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, क्या एक नागरिक के भांति अधिकार हैं, क्या हमारे एक अपने पिता, पति या पत्नी के बारे की तरह से अधिकार हैं, क्या पुत्र की तरह से अधिकार हैं, और उसके साथ साथ ही इन सभी के क्या कर्तव्य भी हैं। तो इन सभी का जब कोई पालन करेगा तो न केवल समाज, देश और राष्ट्र विकसित होगा, एक कहना चाहिए कि प्रोग्रेस करेगा, और इसके साथ ही एक कहना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बनेगा जो कि समाज को एक अराजकता की ओर से हटाकर प्रगति की ओर प्रेरित करेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि शिक्षा ही वो साधन है जो कि समस्त व्यक्तियों को, जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अंश होते हैं कि कोई हिंसक होता है, कोई साधारण रूप से दब्बू होता है, कोई किसी का अन्य प्रकार का व्यक्तित्व होता है, तो इन सभी को शिक्षा के माध्यम से एक नई दिशा दी जा सकती है। शिक्षा ही वो साधन है कि व्यक्तित्व का बदलाव भी करेगा और उसके साथ साथ ही प्रगति में भी सहायक होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो अपूर्वा जी, जैसे भारती जी कह रही हैं कि शिक्षा हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में भी बताता है, तो हम शिक्षा से अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम महिलाओं के और कौन कौन से कानूनी और मौलिक अधिकार होते हैं जिससे हम अनजान हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी,
महिलाएं किसी न किसी परिवार से जुड़ी होती हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा परिवार में करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है। उसी तरीके से अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नौकरी में हैं, अलग अलग जगह उन कार्य कर रही हैं, तो यदि उनके साथ किसी प्रकार का शोषण कार्यस्थल पर होता है तो उसे रोकने हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा भी भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं जिसके जो महिलाओं को अधिकार देते हैं। यदि कोई पुरुष या व्यक्ति महिला को लगातार देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ छीटाकसी करता है या अन्य कोई दुर्व्यवहार करता है, तो अलग अलग धाराओं के तहत अपराध उसमें पंजीबद्ध किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए भरण पोषण, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए यदि किसी तरीके का उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो भरण पोषण अधिनियम के तहत इसका लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है ताकि जो दहेज जैसी कुप्रथा है वो कम हो। और भारतीय दंड संहिता में ही अन्य और साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो साइबर फ्रॉड को भी रोकने के लिए उसके लिए महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इन तमाम प्रकार की सुविधाएं हम महिलाओं के लिए कानून के पास भी है, बस हमें इन अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। जी भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी थोड़ी देर पहले बहुत से कारण बताए जिसके कारण बालिका शिक्षा में व्यवधान आती है। इसी कारण बस्तर में भी बालिका शिक्षा का ड्रॉप आउट दर जो है वो अधिक है। तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो अपनी बेटियों की शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाएं? देखिए, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुख्य स्लोगन है वो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, है ना? तो इस तरह से है कि हमें बेटी को पढ़ाना ही है। बेटी पढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो ना केवल एक व्यक्ति बल्कि एक परिवार शिक्षित होगा। बेटी पढ़ेगी तो उसके परिवार के समस्त जन जो है वो उससे लाभान्वित होंगे और उसके साथ ही वो स्वयं भी आत्मनिर्भर बनेगी और समाज में एक सकारात्मक अपना प्रतिकार दे सकेगी, अपना जो भी प्रतिदान है वो कर सकेगी। तो बेटियों का पढ़ना मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी, सभी हमारे पालक, उनसे कहना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों को और बालिकाओं को विशेष रूप से आप नियमित रूप से शाला भेजें, क्योंकि अगर आपका घरेलू कुछ कार्य भी है तो उसे आप अन्य समय पर स्थानांतरित करें और बच्चों की पढ़ाई को हमें विशेष महत्व देना है, जिससे कि उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनके आगे प्रगति के जो द्वार हैं वो उनके सामने खुल सके और वो आगे बढ़ सके। और जब बच्चे आपके आगे बढ़ेंगे तो न केवल आपको उन पर गर्व होगा बल्कि हमारे देश को भी उन पर गर्व होगा। तो शिक्षा से कदापि वंचित ना करें, अपने बच्चों को रोज शाला भेजें। जी हाँ, अपूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम अभी बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए नाना प्रकार के कानूनी अधिकार हैं, बेटियों की शिक्षा के लिए भी राज्य ने कितनी प्रकार की योजनाएं लागू कर रखी हैं, फिर भी समाज में हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को देखते हैं, तो इसके पीछे कारण आप किसे मान सकते हैं? कुछ तो इसमें कहा जा सकता है कि हम जब फील्ड पे देखते हैं तो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध करने वाला व्यक्ति जो होता है वो महिला का परिचित या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो भावनात्मक संबंधों के कारण उनके साथ अपराध हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है अशिक्षा भी एक इसमें बड़ा कारण हो सकता है, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरी चीज़ है महिलाएं काफ़ी हद तक चुप रह जाती हैं, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाती। यदि आप अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो यदि उनके साथ कोई भी समस्या है तो उनको अपने घर परिवार को या जो विश्वासी व्यक्ति है जिनके ऊपर वो भरोसा करती हैं उन तक अपनी बात को बताना चाहिए, तभी हम जो अपराध हो सकते हैं उन्हें रोक सकते हैं। तो महिलाओं को इसमें जागरूक तो कर ही रहे हैं, जागरूकता होने के साथ साथ महिला को सशक्त होकर अपनी बात खुद ही हमें बतानी होगी। जी, मतलब यही हम इसका निचोड़ कह सकते हैं कि जब तक हम स्वयं अपने प्रति होने वाले अपराधों के लिए आगे नहीं आएंगे, मदद नहीं मांगेंगे, तब तक हमें कोई मदद नहीं करेगा और ना ही हमारा सशक्तिकरण संभव है। तो भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ये कह सकते हैं कि जब महिला शिक्षित होती है, सशक्त होती है, तो वो बिल्कुल अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा सकती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये इसको बहुत ही एक साकार रूप से देखती हूँ, क्योंकि देखिए आज बस्तर के विभिन्न अंचलों में हर प्रकार के क्षेत्र में आप देख सकते हैं महिलाओं का योगदान। सेना में, पुलिस में
और आप अन्य जैसे कि ऐसे जो रोजगार थे जिनको कि केवल पुरुष प्रधान ही कहा जा सकता था, उनमें भी आज महिलाएं बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं और हर जगह सफलता का परचम लहरा रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, अगर उनको सही दिशा दिया जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो ऐसे कार्य हों जिनको बलशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं वो हों, चाहे ऐसे कार्य हों जिनको कि मतलब दिमागी रूप से करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। केवल एक जो प्रयास जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने आप को समझना होगा कि क्या हमारी क्षमताएं हैं और उनको हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। तो ये सभी क्षमताएं हम विकसित कर सकते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। आप जान सकते हो कि क्या आपकी रुचि है और क्या आपकी क्षमताएं हैं और उसको आप अपने रोजगार में बदलकर बहुत आगे अपने क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि क्या पुलिस विभाग हम महिलाओं के लिए अनुचित है, तब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ भी होंगी, तो उन चुनौतियों का आप किस प्रकार से निपटारा करती हैं? जी, मैं तो यहाँ पर अभी जब से हूँ, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध का हम निराकरण कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कि क्योंकि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो एक संवेदनशील होते हैं काफ़ी, और उनसे जुड़े मामलों को भी हमें काफ़ी संवेदनशीलता के साथ ही हैंडल करना होता है। तो हम कभी भी जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं या उनसे जुड़ी समस्याएं, शिकायतें हम तक आती हैं, तो हम उसे काफ़ी संवेदनशीलता और बारीकी के साथ, विनम्रता के साथ और उन्हें अपना बनाकर या अपना होने का एहसास दिलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। जी हाँ, समय का अभाव है और जानना बहुत कुछ है आपसे, पर फिर भी कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलना है, तो मैं चलते चलते आप दोनों से यही अनुरोध करूंगी कि आप अपने अनुभव को हमारे दर्शकों से संदेश के रूप में कहें। तो पहले भारती जी आप। मेरा आज यही संदेश है सभी को कि आप सभी बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं और साथ साथ में बेटों को भी पढ़ाएं। सभी को प्रेरित करें कि सभी शिक्षा लें, आगे बढ़ें और देश की प्रगति में और अपने स्वयं की प्रगति में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्वा जी आप। अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। अतः मैं यहाँ पर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। चुप रहना बहुत सारे अपराधों को जन्म देता है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया चुप ना रहें और अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। जी, बहुत अच्छी बात। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। निश्चित तौर पे हम इसका लाभ अवश्य लेंगे और अपने विकास पथ पर चलती ही रहेंगी। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कहते हैं कि किसी भी समाज में उपजी सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्या का निराकरण हम महिलाओं की साझेदारी के बिना संभव नहीं है। आवश्यकता है तो हमें बस एक अवसर प्रदान करने की। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो परिचर्चा हमने की है ये आपको लाभ अवश्य पहुंचाएंगी। तो मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।